वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये वीडियो में हम एक एसएमई कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट एसएमई कंपनी होने के बावजूद भी यदि आप देखोगे तो ये 50 साल पुरानी कंपनी है। तो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। यदि आप देखोगे तो ये कंपनी का 2022 में सिर्फ 250 करोड़ का टर्नओवर था और लगभग उनका 3 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट उन्होंने पोस्ट किया था। उसके कंपैरिजन में 2025 फाइनेंशियल ईयर में यदि आप देखोगे तो उन्होंने लगभग 1770 करोड़ के रेवेन्यूज पोस्ट किए थे, विच इज अ ह्यूज इंक्रीज फ्रॉम 250 करोड़ रेवेन्यूज जस्ट 3 इयर्स बिफोर। एंड जो पैट 3 करोड़ का था, दैट पैट हैज इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 45 करोड़। एंड 2026 में लगभग आप देखोगे तो उनके जो रेवेन्यूज हो गए वो 2200 करोड़ तक के जो रेवेन्यूज है वो ये कंपनी पोस्ट करने वाली है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये एसएमई कंपनी है, स्टिल दे विल बी पोस्टिंग अबाउट 2200 करोड़ के रेवेन्यूज। एंड इसके अलावा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो लगभग 85 टू 90 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो पोस्ट कर सकते हैं। तो यदि आप देखो तो ये कंपनी का जो आईपीओ है वो अगस्त 2023 में आया था और जनरली 3 साल के बाद एसएमई सेगमेंट से या एसएमई बोर्ड से मेन बोर्ड पे यहाँ पर माइग्रेशन होता है। तो जनरली यदि आप देखोगे तो काफी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। मिनिमम 1000 शेयर होल्डर्स होने चाहिए, इसके अलावा 75 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी की चाहिए कंपनी। उसके बाद में आप देखो तो माइग्रेशन हो सकता है 3 साल के बाद फ्रॉम द एसएमई बोर्ड टू मेन बोर्ड। तो आगे जाके यदि आप देखोगे तो ये कंपनी का भी माइग्रेशन हो सकता है इन करंट कैलेंडर ईयर। तो ये कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अलग अलग इंटरेस्टिंग जो वीडियोज है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं, तो जरूर ये जो वीडियो है उसको लाइक भी कर दीजिए और इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोज है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। तो जो एसएमई कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो यदि आप देखो तो वो गोल्ड के ज्वेलरी के सेगमेंट से है। तो यदि आप देखो तो जो गोल्ड ज्वेलरी का सेगमेंट है वो काफी रैपिडली यहाँ पर इंक्रीज हुआ है या ग्रो हुआ है, स्पेसिफिकली जो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी का सेगमेंट है। यदि आप देखोगे तो लास्ट 5 to 6 ईयर्स में जो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी का सेगमेंट है वो लगभग 20% से भी ज्यादा ग्रो हुआ है, CAGR यानी कंपाउंडेड ग्रोथ जो हुआ है। इसके अलावा यदि आप बाइफर्केशन देखोगे, इंडिया में जो गोल्ड का कंजम्पशन है या गोल्ड का ज्वेलरी का कंजम्पशन है उसमें से लगभग यदि आप देखो तो 40% का जो कंजम्पशन है वो सिर्फ साउथ इंडिया से होता है। एंड जो एसएमई कंपनी के बारे में ये वीडियो में डिस्कस करेंगे वो भी साउथ इंडिया से। इसके बाद में लगभग 25% का जो कंजम्पशन है वो वेस्ट से होता है, 20% का नॉर्थ से होता है एंड लगभग रिमेनिंग जो 15% है या सबसे कम जो कंजम्पशन होता है या डिमांड जो है वो आप देखो तो ईस्ट इंडिया से आती है। इसके अलावा जो ज्वेलरी का सेगमेंट है या गोल्ड का कंजम्पशन जो होता है वो यदि आप देखो वो थोड़ा सीजनल भी होता है। जनरली जो सीजन है वो अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है एंड लगभग आप देखो तो जनवरी मंथ तक यहाँ पर पीक सीजन चलता है। उसके बाद में थोड़ा स्लो डाउन यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ये सीजनलिटी का इम्पैक्ट आप देखो तो उनके रेवेन्यूज में भी आता है। जनरली यदि आप देखो तो Q3 और Q4 कोई भी कंपनी के स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स रहते हैं, उसमें से भी जनरली Q3 जो होता है वो सबसे अच्छा क्वार्टर होता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से मंथ में यहाँ पर जो फेस्टिवल है वो आ रहा है या दिवाली आ रही है, इसके ऊपर थोड़ा यहाँ पर चेंज हो सकता है। पर जनरली Q3 एंड Q4 ये सबसे अच्छे क्वार्टर्स होते हैं कोई भी यदि आप देखो तो ज्वेलरी कंपनी के। तो ये वीडियो में हम जो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका लगभग 1770 करोड़ का रेवेन्यू जो है उन्होंने FY25 में पोस्ट किया था। ये साल में यानी FY26 में लगभग 2200 करोड़ के रेवेन्यूज वो पोस्ट करेंगे। इसका नाम है खजांची ज्वेलर्स और ये जो ज्वेलरी की कंपनी है वो लगभग 50 ईयर्स पुरानी कंपनी है। इवन दो ये जो कंपनी वो एसएमई बोर्ड पे लिस्टेड कंपनी है, फिर भी उनके पास एक ह्यूज लीगेसी है। इसके अलावा यदि आप देखो तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली उनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें काफी एक डायनामिक शिफ्ट चल रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो काफी फोकस थी B2B बिजनेस में, विच वॉज अ थिन मार्जिन बिजनेस। ये इनिशियली उनका यदि आप देखो तो बुलियंस पे भी काफी फोकस था। तो स्लोली दे आर एक्चुअली चेंजिंग देयर रेवेन्यू मिक्स, जिसका इम्पैक्ट उनके आपको मार्जिन्स में भी दिखेगा। उनके जो मार्जिन्स है वो काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं एंड थोड़े मार्जिन्स आप देखोगे तो आगे जाके भी इंप्रूव हो गए, बिकॉज रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड अ मैसिव स्टोर जो 10,000 स्क्वायर फीट का एक स्टोर है। तो यदि आप देखो तो ये जो B2C स्टोर है वो 3 फ्लोर्स का स्टोर है और लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का स्टोर है जो उन्होंने चेन्नई में शुरू किया है। तो आगे जाके ये सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले क्विकली उनका जो कोर बिजनेस मॉडल है वो समझ लेते हैं। तो यदि आप देखो तो ये जो कंपनी के लगभग 90% की जो रेवेन्यूज है FY25 के
वो लगभग आप देखो तो B2B सेगमेंट से आए हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस मॉडल में यदि आप देखो तो वो क्या करते हैं, पहले जो बुलियन होता है यानी जो रॉ गोल्ड होता है उसको यहाँ पर वो परचेस करते हैं। उसके बाद में खजांची ज्वेलर्स के अलग अलग काफी आर्टिसंस यानी जो कारागिर होते हैं उनके साथ टाई अप से यहाँ पर भी दो मॉडल्स होते हैं। एक जैसे कि जनरली जो चेन्स होती है वो मशीन मेड होती है, तो वो डायरेक्टली थर्ड पार्टी जो भी मैन्युफैक्चरर है ये चेन्स का या जो मशीन बेस्ड चेन बनती है उनके साथ उनके टाई अप से उनसे वो बनवा लेते हैं। एंड बाद में आगे जाके जो अलग अलग ज्वेलर्स है B2C के ज्वेलर्स, उनको ये खजांची ज्वेलर्स जो है वो अलग अलग जो चेन्स है वो सेल करती है। इनके क्लाइंट्स में यदि आप देखोगे तो जॉय लुकास हो गया, इसके अलावा थंगमइल ज्वेलर्स है या मलाबार ज्वेलर्स है, ऐसे काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स भी है। तो एक तो उनका जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली जो मशीन मेड बेसिकली चेन से उससे आ रहा है। इसके अलावा उनके काफी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अलग अलग आप देखो तो कारागिर्स हो गए या जो आर्टिसन है उनके साथ है। एंड उनके जो डिजाइन है ये स्पेसिफिकली वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, क्योंकि ज्वेलरी में यदि आप देखोगे तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द डिजाइन ओनली। आपके पास कितने डिजाइन की लाइब्रेरी है या टोटल कैटेगरी है, तो इनके पास यदि आप देखो तो मोर देन 5 लाख डिजाइन जो है वो अवेलेबल है। एंड क्लाइंट बेसिकली उनके जो डिजाइन है वो चूज करता है एंड उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस होता है, विच इज द मेजोरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द करंट बिजनेस, विच इज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द करंट बिजनेस जो है वो B2B से ही आ रहा है उनका। और यदि आप देखो तो उनके जो टोटल रेवेन्यूज है और कंपनी के जो टॉप 5 क्लाइंट्स है उससे यदि आप देखोगे तो लगभग 15 to 20% के रेवेन्यूज आते हैं, यानी कंपनी के रेवेन्यूज काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। सिर्फ सिंगल क्लाइंट से यहाँ पर आप देखोगे तो काफी हैवी डिपेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी क्या है कि आगे जाके फ्यूचर में क्या हो रहा है ये कंपनी में। पास तो हमने देख लिया कि 50 साल पुरानी कंपनी है, उनका जो फोकस है वो अब तक आप देखो तो B2B में था। 90% के जो रेवेन्यूज है वो B2B से ही आ रहे थे। और इसमें से भी यदि आप देखो तो काफी हैवी जो रेवेन्यूज थे एटलीस्ट टिल 2025 फाइनेंशियल ईयर, यानी लगभग 40% के जो रेवेन्यूज है वो बुलियन के ट्रेडिंग से ही आ रहे थे। तो बुलियन ट्रेडिंग यदि आप देखो तो ये काफी एक थिन मार्जिन बिजनेस है, इसमें काफी ज्यादा मार्जिन नहीं होते। बट यदि आप देखो तो FY25 के बाद में FY26 में लगभग जो बुलियन का परसेंटेज 40% का था इनिशियली, वो रिड्यूस होकर लगभग 20-25% का रहा है। इसका मतलब उन्होंने काफी शिफ्ट किया है। दे आर क्वाइट एग्रेसिवली मूविंग फ्रॉम द कमोडिटी टाइप का जो बिजनेस है या जो लो मार्जिन बिजनेस है बुलियन ट्रेडिंग का, इससे दे आर शिफ्टिंग एक्चुअली मोर टुवर्ड्स जो ज्वेलरी का बिजनेस है। इसीलिए यदि आप देखो तो FY25 के कंपैरिजन में उनके जो FY26 के मार्जिन से इसमें इंप्रूवमेंट आया है। जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफी एग्रेसिवली यहाँ पर उन्होंने स्केल अप किया है या एक्सपांड किया है। और इसका यही रीजन है कि दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम बुलियन बिजनेस टू मोर ऑफ अ ज्वेलरी बिजनेस। और इसके अलावा उसमें भी ज्वेलरी जो बिजनेस है इसमें भी दे आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स हाई वैल्यू की जो ज्वेलरी है, इसमें दे आर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सेगमेंट ऑल्सो। एक वज्रा डायमंड करके उन्होंने डायमंड रिलेटेड जो है बिजनेस उसका एक सेपरेट सेगमेंट यहाँ पर शुरू किया है। ये बेसिकली प्योर डायमंड्स का जो है ये बेसिकली जो सेगमेंट है उसमें वो प्योर डायमंड सेल कर रहे हैं। दे आर नॉट मच इनटू लैब ग्रोन डायमंड, बिकॉज जनरली जो साउथ इंडिया में यदि आप देखोगे तो लैब ग्रोन डायमंड जो है उसका ज्यादा क्रेज नहीं है या ज्यादा यहाँ पर ट्रेंड नहीं है। मेजरली जो रियल डायमंड्स है उसका ही आप देखोगे तो एक मेजर मार्केट वहां पर भी है। तो जैसे जैसे कंपनी के इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज जो है वो डायमंड सेगमेंट से आएंगे, वैसे ही उनके जो मार्जिन है वो भी यहाँ से इंक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि जनरली यदि आप देखोगे तो गोल्ड ज्वेलरी के कंपैरिजन में या बुलियन के कंपैरिजन में डायमंड्स में काफी बेटर मार्जिन होते हैं। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट ने यह गाइडेंस दिया है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर उनके जो डायमंड्स के सेल से रेवेन्यूज आएंगे एज अ टोटल परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो लगभग 5 to 10% के हो सकते हैं। यदि आप देखोगे तो उनका जो मेजर शिफ्ट चल रहा है बिजनेस का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दे आर एक्चुअली शिफ्टिंग फ्रॉम द B2B लो मार्जिन बिजनेस टू B2C हाई मार्जिन बिजनेस। तो इसके रिलेटेड उन्होंने एक स्टोर भी शुरू किया है। 7 फरवरी 2026 को आप देखोगे तो उन्होंने ये स्टोर शुरू किया विच इज 100% B2C रिलेटेड जो स्टोर है। यदि आप देखो तो इनिशियली उनका जो B2B का स्टोर था उसका टोटल जो एरिया था वो लगभग 1200 स्क्वायर फीट का था। उसके कंपैरिजन में उन्होंने जो करंट स्टोर यहाँ पर शुरू किया है विच इज ओनली फोकस फॉर द B2C रिलेटेड सेल्स, वो लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर स्टोर है। और ये जो स्टोर है वो चेन्नई के गोल्ड मार्केट के एक प्रोमिनेंट लोकेशन पे है, यानी उनको ज्योग्राफिकल भी एक अच्छा एडवांटेज है। और मैनेजमेंट ने Q3 2026 के कॉन कॉल में ये भी इंडिकेट किया था कि जो गोल्ड का ये नया स्टोर है उनका लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का, यहाँ पे उन्होंने जब भी शुरुआत की थी उसकी तो लगभग फर्स्ट 10 डेज में ही उन्होंने 20 करोड़ का यहाँ पर जो सेल है वो अचीव किया है। तो आगे जाके यानी Q4 2026 एंड फुल ईयर 2027 में यहाँ पर एक काफी अच्छा रैंप अप दिख सकता है। मैनेजमेंट ने ये भी गाइड किया है कि Q1 ऑफ 2027 में लगभग वो 100 to 150 करोड़ के जो सेल्स है वो लगभग उनके ये स्टोर से आ सकते हैं।
एंड फॉर फुल ईयर दे आर प्लानिंग ऑलमोस्ट अबाउट 500 करोड़ ऑफ सेल्स। और ये जो उनका B2C का नया स्टोर है, इसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने ये भी गाइड किया है। तो यदि आप देखो तो FY26 में लगभग वो 2200 करोड़ के रेवेन्यू जो है वो क्लॉक करेंगे या अचीव करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में यानी FY27 में 500 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो तो सिर्फ B2C से ही आएंगे, जहाँ पे उनके जो मार्जिन है कंपेयर टू B2B वो काफ़ी बेटर है। जनरली यदि आप देखोगे तो जो B2B में है वो 5 to 6% के या 7% तक के मार्जिन आते हैं। B2C में उसके कंपैरिजन में यदि आप देखोगे तो लगभग 10% के मार्जिन आते हैं। तो यदि आप देखो तो FY27 के जो रेवेन्यूज हो गए वो एटलीस्ट 27 to 2800 के जो रेवेन्यूज है वो यहाँ पर आ सकते हैं। और ये जो रेवेन्यूज हो गए FY27 के, इसमें मार्जिन थोड़े बेटर हो गए कंपेयर टू FY26 के मार्जिन, बिकॉज जो प्रपोर्शन होगा B2C का वो बेटर होगा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। करंटली यदि आप देखोगे तो लगभग 10% के रेवेन्यूज जो है उनके वो B2C से आ रहे हैं। बट मैनेजमेंट ने आगे जाके 2 या 3 साल का जो गाइडेंस दिया है, इसमें दे आर एक्सपेक्टिंग जो B2C के रेवेन्यूज हो गए वो लगभग 25% ऑफ टोटल जो रेवेन्यू होगा उसके हो सकते हैं। और ये जो स्टोर उन्होंने शुरू किया है 10,000 स्क्वायर फीट का स्टोर, जिससे उनके लगभग 500 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये जो रेवेन्यूज है उनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग उनको जो टोटल इन्वेंटरी रखना पड़ेगा या वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा वो लगभग 150 करोड़ का होगा। इसका मतलब लगभग वो 3 to 3.5 टाइम्स उनकी जो इन्वेंटरी है वो टोटल ईयर में यहाँ पर चर्न कर सकते हैं। इसीलिए विथ 150 करोड़ ऑफ इन्वेंटरी दे आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट अबाउट 500 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2027 फ्रॉम द B2C सेगमेंट। इसमें यदि आप देखोगे तो मैनेजमेंट का ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो पे बैक पीरियड होगा, यानी टोटल उन्होंने जो कैपेक्स किया है वो स्टोर को यहाँ पर शुरू करने के लिए, उसका लगभग पे बैक पीरियड 1.5 ईयर्स का होगा। मुझे लगता है कि 1.5 ईयर्स से एक्चुअली थोड़ा कम होना चाहिए। लेट्स सी उनका जो आगे जाके नंबर्स कैसे आते हैं FY27 में या Q4 2026 में, हमें देखना है कि एक्चुअल में कितने रेवेन्यूज आते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट ने ये भी गाइडेंस दिया है कि ये जो सबसे बड़ा स्टोर है उनका 10,000 स्क्वायर फीट का स्टोर, वो एक बार थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है, उसके रेवेन्यू स्टेबलाइज हो जाते हैं, तो उसके बाद में दे विल बी प्लानिंग सम मोर B2C स्टोर्स इन द सराउंडिंग। जनरली आप देखो तो चेन्नई के आसपास ही वो यहाँ पर ओपन करने वाले हैं। बट वो जो एडिशनल स्टोर्स हो गए वो इतने बड़े नहीं हो गए 10,000 स्क्वायर फीट के, लगभग 1000 to 2000 स्क्वायर फीट के आसपास ये जो स्टोर्स है वो आगे जाके आ सकते हैं। इसके लिए कंपनी करंटली प्लानिंग स्टेज में है। और ये जो सारे स्टोर्स हो गए वो एटलीस्ट इनिशियली कंपनी ओन्ड हो गए, and once they scale up and stabilize on the company owned stores, later on they can plan for the franchisee based stores। और यदि आप देखोगे तो ये जो कंपनी है खजांची ज्वेलर, उसको एक लॉन्ग टर्म का टेलविंड भी यहाँ पर एक्चुअली हेल्प कर रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है कि जो टोटल ऑर्गेनाइज सेक्टर है गोल्ड का, वहाँ पे काफ़ी यहाँ पर शिफ्ट चल रहा है फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यदि आप देखो तो ईयर 2000 में जो ऑर्गेनाइज टोटल सेगमेंट था या सेक्टर था कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज, वो सिर्फ 5% का था। But in 25 years, this 5% has increased to almost 40 to 45%। यानी currently यानी 2025-26 में लगभग टोटल जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है गोल्ड रिलेटेड वो 5% से इंक्रीज होकर लगभग 40 to 45% हुआ है, यानी एक मैसिव यहाँ पर रैंप अप हुआ है। और ये आप देखो तो जो ग्रोथ है वो ऐसे ही आगे जाके भी कंटिन्यू होने वाली है, बिकॉज जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उनका ही ग्रोथ यदि आप देखोगे तो वो यदि आप देखोगे तो वो 20% से भी ज़्यादा है। वो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो कंज्यूमर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मूव होके ऑर्गेनाइज सेक्टर पे आ रहा है। बिकॉज जो कंज्यूमर है ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर 2-3 थिंग्स बिफोर बाइंग एनी पर्टिकुलर ज्वेलरी। एक तो उसको ट्रस्ट चाहिए ज्वेलर, बिकॉज जो अनऑर्गेनाइज ज्वेलर्स है यहाँ पर आप देखो तो मे बी वो प्योर गोल्ड नहीं देते। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो ग्रामेज में यहाँ पर कुछ इशू हो सकता है। तो ये बेसिकली जो एक्सपीरियंस है दैट इज गेटिंग चेंज व्हेन द कस्टमर इज मूविंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अलावा जो बाइंग का एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ जो वेरिएशंस है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास यहाँ पर बेटर हो सकते हैं कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज ज्वेलर्स। तो ये जो मेगा शिफ्ट चल रहा है इंडस्ट्री लेवल पे, इसके वजह से ये जो छोटा SME कंपनी है डेफिनेटली दे विल बी ऑल्सो गेटिंग द ह्यूज बेनिफिट या ह्यूज टेलविंड। यदि आप ये कंपनी के फर्स्ट 9 मंथ के FY26 के नंबर्स देखेंगे तो उनके जो रेवेन्यूज है वो लगभग 34% से ग्रो हुआ है। इसके कंपैरिजन में यदि आप उनका एबिटा देखोगे तो एबिटा लगभग 96% से ग्रो हुआ है, बिकॉज उनके जो एबिटा मार्जिन है उसमें लगभग 185 बेसिस पॉइंट से इंक्रीमेंट हुआ है या इंक्रीज हुआ है। और इसके रीजंस मैंने आपको पहले दिए। बिकॉज फर्स्ट रीजन जो है बेसिकली उनका जो बुलियन का सेल्स 2025 में लगभग 40% का था, वो डिक्रीज होके ये करंट ईयर में फर्स्ट 9 मंथ में लगभग 20 to 25% का है। सेकेंड रीजन ये है कि दे आर इंक्रीमेंटली फोकस ऑन द B2C के जो सेल्स है, एंड मुझे लगता है आगे जाके नेक्स्ट ईयर में
जो एबिटा मार्जिन है वो फर्दर यहाँ पर इंप्रूव हो सकता है, बिकॉज कंपनी का यहाँ पर क्लियर पॉलिसी ये है कि आगे जाके उनका जो इंक्रीमेंटल फोकस होगा दैट विल बी मेजरली ऑन द B2C रिलेटेड जो सेल्स हो गए, जो एक हाई मार्जिन के सेल्स है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में दे आर प्लानिंग टू गेट ऑलमोस्ट अबाउट 25% ऑफ द रेवेन्यूज फ्रॉम द B2C सेल्स। तो कंपनी की यदि आप टोटल ओवरऑल रेवेन्यू के ग्रोथ के गाइडेंस देखोगे तो जनरली वो 25 to 30% का गाइडेंस देते हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि मैनेजमेंट यहाँ पर कंजर्वेटिव भी है, एंड दे हैव मेंशन्ड दिस आल्सो इन द कॉन कॉल कि दे डोंट वांट टू कमिट मोर एंड देन अंडर डिलीवर, दे विल बेसिकली कमिट लेस एंड देन ट्राई टू ओवर अचीव दैट गाइडेंस वट एवर दे हैव गिवन। इसके अलावा यदि आप वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली भी देखोगे तो ये जो कंपनी है उसका जो मार्केट कैप है लगभग 1500 to 1600 करोड़ के आसपास है करंटली। मुझे लगता है कि FY26 में लगभग वो 90 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो पोस्ट करेंगे यदि आप उनका ट्रेंड देखोगे। तो इसके बेसिस में यदि आप देखो तो प्राइस टू अर्निंग या जो पी निकलता है वो लगभग 16 टाइम्स का निकलता है। नेक्स्ट ईयर में यदि आप देखो तो मुझे लगता है कि उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो लगभग 120 to 130 करोड़ के आसपास हो सकता है लगभग यदि आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये केस में यानी 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस में यदि आप प्राइस टू अर्निंग देखोगे तो लगभग वो 11 to 12 टाइम्स आता है। तो मुझे लगता है कि सपोज ये कंपनी को मे बी 25 का पी मिलता है FY27 के बेसिस पे, तो फिर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक अपसाइड हो सकता है। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप आपका जो ड्यू डिलिजेंस है, एनालिसिस है, वो आप खुद कर सकते हो। वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हमारे 2 पोर्टफोलियोज है जहाँ पर हम एक्सक्लूसिवली रिकमेंडेशंस करते हैं। एक हमारा टाइनी टाइटन्स का पोर्टफोलियो है जहाँ पर हम सिर्फ SME जो कंपनीज है उनको ट्रैक करते हैं और यही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि करंटली जो एक मैसिव फॉल आया है करंट मार्केट में, उसमें ये जो SME कंपनीज है डिस्पाइट हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, लिक्विडिटी रिलेटेड कुछ चैलेंजेस है और इसी वजह से काफ़ी एक अच्छा फॉल भी आया है। और यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के लिए है तो मुझे लगता है कि SME जो कंपनीज है विच आर एक्चुअली गुड बिजनेसेस बट बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी क्रंच यहाँ पर टेम्परली उनके यदि आप देखोगे तो जो प्राइजेस है वो डिक्रीज हुआ है। प्राइस टू अर्निंग यानी पी रेशोज भी यदि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द काफ़ी अच्छे जो SME कंपनीज है वो लेस देन 15 टाइम्स पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट एक्चुअली उनकी जो रेवेन्यूज या प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यदि आप देखोगे तो 25, 30 या इवन 40% से भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ओनली इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। वी डोंट इन्वेस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर के होराइजन के लिए करंट बेस से काफ़ी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है SMEs के रिलेटेड इन्वेस्टिंग में, बिकॉज यहाँ पर जो बेस है वो काफ़ी स्मॉल हो गया है या जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी यहाँ पर गिर गए हैं। तो आगे जाके नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में मुझे लगता है कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज या अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द करंट बेस। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाइल इन्वेस्टिंग इन SMEs इज दैट कि आपको जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना है, आपको 2-3 स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है करंटली। इसीलिए जो टाइनी टाइटन्स का हमारा यहाँ पर सर्विस है उसमें हमने लगभग 12 स्टॉक्स को रिकमेंड किया है। आगे जाके हम और लगभग 8 to 9 स्टॉक्स को रिकमेंड करने वाले हैं। एक डाइवर्सिफाइड जो पोर्टफोलियो है दैट विल बी क्रिएटिंग, और ये जो कंप्लीट पोर्टफोलियो आपको टाइनी टाइटन्स की सर्विस में मिलेगा जो एक SME रिलेटेड प्रोडक्ट है या सर्विस है। इसकी जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा हमारे इमर्जिंग टाइटन्स करके और एक सर्विस है जो स्पेसिफिकली मेन बोर्ड की कंपनीज है। लगभग यहाँ पर 40% जो है वो मिड कैप से और लगभग 60% जो है वो स्मॉल कैप से। ये 28 स्टॉक्स का करंट पोर्टफोलियो है। यहाँ पर भी हम कुछ चेंजेस जो है वो आगे जाके करने वाले हैं, और ये भी काफ़ी एक वेल डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। इसमें यदि आप देखोगे तो डिफेंस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स है, इसके अलावा रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स है, पावर सेक्टर के स्टॉक्स है। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जहाँ पर अच्छे जो अर्निंग्स है वो हमें एक्सपेक्टेड है, और ऐसे ही जो स्टॉक्स है वो हमने सिलेक्ट किए है। और मुझे लगता है कि जो करंट मार्केट फॉल हुआ है इट इज़ अ वेरी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द पोर्टफोलियो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, एंड पार्ट्स में इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको डे 1 पे सारे जो स्टॉक्स है उसको खरीदना है। सारे स्टॉक्स के आपको अलोकेशन मिल जाएंगे, बट सपोज आपको 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो यू कैन प्लान द इन्वेस्टमेंट ऑफ टोटल 10 लाख इन 5 मंथ्स। तो 2 लाख आप ईच मंथ में यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये जो दोनों पोर्टफोलियोज है, इमर्जिंग टाइटन्स एंड टाइनी टाइटन्स, ये दोनों पोर्टफोलियो की जो डिटेल्स है आपको valueeducator.com में मिल जाएंगे। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ये जो दोनों पोर्टफोलियोज है उसके डिटेल्स चेक कर सकते हो। आपको कुछ क्वेरी होगी तो डायरेक्टली आप यहाँ पर मुझे कॉल भी कर सकते हो, या वेबसाइट पे भी आपको डायरेक्टली चैट का जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। इसके अलावा वेबसाइट पे मैंने एक आर्टिकल्स का एक सेपरेट सेक्शन यहाँ पर लॉन्च किया है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, सेक्टर के बारे में हमने डिटेल आर्टिकल्स लिखे हैं। तो डेफिनेटली ये जो सेक्शन है आप चेक कर सकते हो। और आपको एक खजांची ज्वेलर रिलेटेड डिटेल वीडियो कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोज़ है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ऐसे इंटरेस्टिंग जो वीडियोज़ है एसएमई कंपनीज़ के, माइक्रो कैप कंपनीज़ के, स्मॉल कैप कंपनीज़ के, वो हर सैटरडे को मैं 11 ओ क्लॉक को पोस्ट करता हूँ। तो जरूर ऐसे जो वीडियोज़ है वो आप आगे जाके भी देखते रहे। ऐसे एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी के डिटेल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 ओ क्लॉक को मिलेंगे। तब तक मेरे जो बाकी वीडियो है यूट्यूब पे मैंने जो पोस्ट किया है, जरूर आप उनको देख सकते हो। और जरूर ये जो वीडियोज़ है आप आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी काफ़ी डिटेल जो इंसाइट्स है वो मिल सकते हैं।